श्री दयाल पांडे जी का भी धन्यवाद है कि जो इतनी शानदार अवधारणा आप सभी के समक्ष लेकर आए, जिसमें बच्चों की करने के लिए तमाम विधाएं हैं, इसमें प्रतियोगिताएं हैं, किताबें तो हैं ही हैं, साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रम है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किताब कॉफी आज के समय पर एक फुल फ्लेश प्रोग्राम है। आज जहाँ चंपावत के साथ साथ अन्य जिले के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इस कार्यक्रम की इस सत्र के लिए मंच पर आप देख रहे हैं कि हमारे गणमान्य यहाँ पर विराजमान थे। और यह जो सत्र है, इसमें हम शिक्षा की चुनौतियों एवं संभावनाओं पर प्रकाश डालेंगे। 3 ऐसे दिग्गज इस समय मंच पर बैठे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया। मैं एक करके आप उन सभी का परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। सर्वप्रथम हमारे बीच यहाँ चंपावत जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री रमेश चंद्र पुरोहित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार सभी लोगों से कहूँगी कि तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। इसके साथ फास्ट से शिक्षा वर्ष श्री प्रहलाद अधिकारी जी भी हमारे समूह उपस्थित हैं और श्री महेश जी का भी हार्दिक तरीके से अभिनंदन करती हूँ, जो पिथौरागढ़ से यहाँ पर उपस्थित है। शिक्षा क्षेत्र में बहुत लंबा कार्यकाल इनका रहा है। वर्तमान में अब विवलखंड राजकीय और इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान की शिक्षक के पद पर कार्यरत है। आप तीनों का बहुत हार्दिक अभिनंदन का आभार। एक बार सभी बच्चों से निवेदन है, जोरदार तालियां बजाकर एक बार का धन्यवाद अदा करें। तो जैसा कि अभी सत्र है शिक्षा की चुनौतियों एवं संभावनाओं के बारे में हम यहाँ पर बात करने लगी हैं, तो मेरा पहला प्रश्न रहेगा श्री प्रहलाद अधिकारी जी से। स्कूली जीवन जैसे कि कक्षा 12 तक ही होता है, परंतु हम ये देखते हैं कि जीवन जीने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान की जरूरी नहीं है, उपयुक्त नहीं है। आप भी ये बताइए और थोड़ा सा हमारे बच्चों को बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ खुद को स्वयं को विकसित करने के लिए विद्यालय को किन और चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं किताब कॉपी के जो आयोजक थे और चंपावत जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किया है। अभी कुछ देर पहले हमने योगेश भट्ट जी को सुना और उन्होंने बताया कि पहले कैसे पत्रकारिता होती थी, फिर उसमें क्या हुआ। ये प्रक्रिया जो है ये क्या है, कोई एक शब्द में उसको एक्सप्लेन कर पाएगा क्या हुआ है? कोई वहाँ से पता नहीं जाता कि इसका है कि मुझे जो अपना उसने एक्सपीरियंस किया है, जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी, उसमें निरंतर बदलाव हुआ है। तो इसी तरह से दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। स्कूलों के अंदर, स्कूलों की चहारदीवारी के अंदर या कॉलेजों के कैंपसेस के अंदर तो फिर भी निरंतरता है। आप उसी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी तरह से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन कैंपसेस के बाहर की जो दुनिया है वो बदल रही है और वो बदलाव बहुत तेज़ी से, जो दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो जब बदलाव आते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है तो उससे चुनौतियाँ आती हैं। तो चुनौतियाँ सब कुछ डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन उन चुनौतियों के साथ साथ जब चुनौतियाँ आती हैं तो अपने साथ अवसर भी लेके आते हैं। और शिक्षा ऐसा एक टूल है, ऐसा यंत्र है जो हमें उन चुनौतियों और अवसर के बीच में ऐसा विवेक देती है कि जो या तो हम अपना दृष्टिकोण चुनौतियों की तरफ रखें, वो हम कहते हैं कि चीज़ें सीख ली गई हैं। बहुत सारी, जब कंप्यूटर का युग आया था तो बहुत सारी क्रांतियाँ थी कि कंप्यूटर के आने से बहुत सारी नौकरियाँ चली जाएंगी। जिन लोगों ने नौकरियों की परवाह करी तो उनको चुनौतियाँ नजर आई,
लेकिन जिन लोगों ने उसके साथ कंप्यूटर क्रांति से जो अवसर आए उनकी तरफ ध्यान दिया तो उनका जीवन बदल गया। आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसी का नतीजा है कि उन्होंने अवसरों की खोज की चुनौती है। तो आज भी वो बदलाव निरंतर होते रह रहे हैं। मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने सरकारी नौकरी भी करी है, पब्लिक सेक्टर में मैंने अपनी सेवाएं की, प्राइवेट सेक्टर में मल्टीनेशनल कंपनीज की, और मैं ये चेंजेस जो है, जो बदलाव है, उसको निरंतर देखता रहा हूँ। और हमने पाया है कि जिन्होंने अपने आप को उन बदलावों के लिए तैयार किया, उन्होंने उसके साथ साथ तरक्की की, और जो लोग उन बदलावों से घबरा गए वो लोग उन बदलावों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाए और वो निष्क्रिय हो गए। इसके लिए आज भी जो आज नॉलेज इकोनॉमी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के बाद नॉलेज की रिवॉल्यूशन है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को जो आने वाला कल है जिसमें वो चेंजेस होने वाले हैं, इसके लिए तैयार करें अपने आप को। और वही शिक्षा है, शिक्षा हमको भविष्य के लिए तैयार करती है। तो इसके लिए हर अध्यापक का एक कर्तव्य है कि बच्चों में जो टैलेंट है उस टैलेंट को पहचाने, और उसके साथ साथ जो आने वाला कल है, आने वाले दिनों में क्या अवसर हैं, चुनौतियों की परवाह न करते हुए उन अवसरों को देखें, उन अवसरों के लिए हम अपने आप को तैयार करें। मुख्यमंत्री जी की जो पहल है, आदर्श चंपावत की जो पहल है, उसका उद्देश्य यही है कि हम कैसे चंपावत विकास के मायने में बहुत नीचे पायदान पे है, लेकिन उद्देश्य है कि हम चंपावत को कैसे ऊपर उठाएं, और शिक्षा के बिना वो हो नहीं सकता। चंपावत जिले में 105 स्कूल हैं। अगर हम सरकारी स्कूल की बात करें, इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट को लगा दें तो 130 के करीब हैं। 6वीं से 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बाहर चले गए, उन बच्चों की संख्या करीब 30,000 के आसपास है। आंकड़े हमारे जो शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके पास होंगे, और करीब 2000 के करीब जो क्वालिफाइड ट्रेन शिक्षक हैं। इतना बड़ा हमारे पास तंत्र है यहाँ पे, और इसी के लिए मुख्यमंत्री की पहल और यूकॉस के माध्यम से जो प्रोफेसर अंगेज पंडे हैं, उनका ये प्रयास है कि ये जो मैन पावर है हमारे पास, ये जो शक्ति है हमारे पास, उसका हम सही तरह से यूज करें, उसका हम उपयोग करें और उनको इनेबल करें टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अभी चंपावत में एक साइंस सेंटर बन रहा है, बहुत विशाल साइंस सेंटर। इसके लिए जमीन ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आने वाले दिनों में भूमि पूजन होगा, और उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो इसरो के चेयरमैन हैं उनसे निवेदन किया है कि वहाँ डेडिकेटेड स्पेस कॉरिडोर बने, स्पेस की गैलरी बने, कि हमारे यहाँ के बच्चों को जो नासा में जो सुविधाएँ हैं वो चंपावत में है। दूसरा, बहुत सारे स्कूलों में लैब्स नहीं है, यहाँ पे प्रयोगशालाएँ नहीं हैं, तो उसके लिए भी ये प्रोविजन किया गया है कि लैब ऑन व्हील्स का कार्य शुरू होने वाला है। कंप्यूटर ऑन व्हील्स का रोहित जी ने उसके बारे में बताइए। यहाँ कंप्यूटर की सुविधाएँ नहीं है, व्हील्स में कंप्यूटर ले जाके बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दें ताकि वो आगे के लिए तैयार हों। तो व्यक्ति जो चुनौतियाँ हैं, हम चुनौतियों की परवाह ना करते हुए उन अवसरों को तलाशें, और शिक्षा के माध्यम से हम आने वाली जो हमारी ये जनरेशन है 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं, उनको हम इतना कैसे तैयार करें कि वो आगे चलकर ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करें, ना कि उससे घबराएं। हमारे बीच मंच पर मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत श्री RC पुरोहित जी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल अभी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अपना वर्चस्व बचाने की, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि छात्र संख्या जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है और सरकारी स्कूल्स में घटती जा रही है। आपको उसका मुख्य कारण क्या लगता है? सबको मेरा नमस्कार। हाँ, सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आपका प्रश्न है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई अटकलें लगाई जाती हैं।
लेकिन वास्तविकता ये है, शिक्षा और स्वास्थ्य से आप समझौता नहीं कर सकते। यदि आपकी आर्थिकी बहुत अच्छी है तो हम बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं भी ऐसे शिक्षण संस्थान में भेज सकते हैं जिनकी पहुंच, जिनके छात्रों का उद्देश्य और उसका जो भौतिक स्वरूप है वो बच्चे के लिए फायदेमंद होता है। दूसरी बात आपने कही कि आज सरकारी स्कूल अपना वर्चस्व बचाने की स्थिति में है। ऐसा नहीं है। पूर्व और आज की जब बात करते हैं, जब हमारे विद्यालय 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर के बीच एक प्राइमरी हुआ करता था, जूनियर हाई स्कूल हुआ करते थे, हाई स्कूल हुआ करते, इंटर कॉलेज हुआ करते थे। आज वही समीकरण बदल चुका है। जहाँ हम 1 किलोमीटर प्राइमरी की बात करते हैं, 3 किलोमीटर पर हम जूनियर की बात करते हैं, 5 किलोमीटर पर हम हाई स्कूल की बात करते हैं और 7 किलोमीटर पर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं। छात्र संख्या में लगता है कि पूर्व में जो हमारी पॉपुलेशन थी, जो हमारी जनसंख्या थी, और बीच में 80 से 2010 तक की जो स्थिति है, हम लोगों का पलायन बहुत कम था, ना के बराबर था। लेकिन इसके बाद जब हम आर्थिक रूप से सशक्त हुए तो हमारी आर्थिकी बदली और हमारा पलायन भी बढ़ गया। पलायन का स्वरूप इस रूप में कह सकते हैं कि आज स्कूल वर्तमान में चल रहे, मैं प्राइमरी का उदाहरण हूँ। हमारे पास चंपावत की जब मैं बात करता हूँ 517 प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत थे। पूर्व का डाटा आप देखिए, जब आप पिथौरागढ़ से इसे अलग करते हैं, अलग राज्य के रूप में जाइए, डिस्ट्रिक्ट के रूप में उभरा, उससे पूर्व 517 विद्यालय प्राथमिक थे। आज हमारी स्थिति है कि हम 471 पर सिमट गए। कुछ दिन पूर्व 477 थी, वर्तमान में 471 पर पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ छात्रों का जरूर कमियाँ आई हैं। मैंने उसका बहुत बड़ा कारण बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी होने के कारण और बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए हमने यहाँ से पलायन किया है। दूसरा जूनियर की बात करता हूँ, हमारे पास पूर्व में 138 के करीब जूनियर हाई स्कूल हुआ करते थे। आज के प्रवेश में हमारे पास केवल 90 विद्यालय ऐसे हैं जो जूनियर हैं। मैं प्राथमिक की बात कर रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम 105 राजकीय माध्यमिक और इंटर कॉलेज की बात करते हैं, जिसमें से 62 इंटर कॉलेज है, 43 हमारे हाई स्कूल है। छात्रों की संख्या, जहाँ बात कही जाती है कि छात्र संख्या हमारा अनुपात पीटीआर जरूर घटा है। पहले हमारे पास सरकारी मानकों के अनुसार आज ये कहा जाता 30 पे 1 का जो रेशियो है। चंपावत की दृष्टि से देखते हैं हम तो चंपावत की दृष्टि में हम 17 और 12 पर सिमट जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे जो विद्यालय इस प्रकार के दूर दराज हैं, वहाँ पर कई समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं, आने जाने की असुविधाएं। वर्तमान में हमारे करीब इंटर कॉलेज और हाई स्कूलों की स्थिति है कि करीब करीब सब मोटर हेड पे हैं। और आज कोरोना के बाद हमारी विभाग की स्थिति बदली है। हमारे विभाग में लोग आ रहे हैं, चाहे वो निजी विद्यालयों की आज की जो स्थिति बनी हो, फीस को लेकर है, किताबों को लेकर के है, क्योंकि हमारा राजकीय जो शिक्षा इंटरमीडिएट तक की जो शिक्षा है, उसमें हम बच्चे के लिए निःशुल्क पुस्तकें देते हैं 1 से 12 तक, मध्याह्न भोजन 1 से 8 तक देते हैं, साथ ही हम उन्हें 2 ड्रेस देते हैं, साथ ही उनको स्कॉलरशिप की सुविधा है, और 1 से 8 तक हम जूता और बैग देते हैं। सुविधाओं की जहाँ तक बात कही जाती है, सुविधाओं के रूप में हम पानी, बिजली, शौचालय और भौतिक संरचना की जब हम बात करते हैं, तो आज हमारा आदर्श चंपावत सबसे अव्वल स्थिति में जाना जाता है। क्योंकि आपने कहा कि हमारे यहाँ माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय जी हैं, युवा भी हैं, ओजस्वी भी हैं, तेज उत्साहित भी हैं। उनके द्वारा
कई ऐसे कार्य वर्तमान में आदर्श चंपावत की भूमिका में किए गए हैं और उत्तराखंड सरकार द्वारा कई इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि चंपावत आज पूरे उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले दर्जे पर है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, चाहे आप जिला योजना की बात करिए, जिला योजना में और आज में हमें पूर्ण का पूर्ण जो बजटिंग की स्थिति है वो दी जाती है। राज्य सेक्टर से हमारी जो लगातार फंडिंग चल रही है, समग्र शिक्षा से हमारे पास लगातार कंस्ट्रक्शन निर्माण के रूप में, कक्षा कक्षों के रूप में, नव निर्माण के रूप में, रैंप रैलिंग के रूप में, चार दीवारी के रूप में तमाम फंडिंग हो रही है, शौचालय के रूप में, पानी के रूप में। और जहाँ कंप्यूटर व्हील लैब की बात कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी हमारा उसमें प्रोक्योरमेंट वित्तीय नियमावली के तहत हमारी CSR से बात हो चुकी है। 2,55,00,000 रुपये हमें करीब मिला, 1,55,00,000 रुपये करीब हमें मिला हुआ, सॉरी। उसमें हमारे पास एक मोबाइल वैन आनी है जो सुसज्जित होगी 10 कंप्यूटर से, वाईफाई होगा, स्मार्ट क्लास होगी, बच्चों को बैठने की सुविधा होगी और नेट कनेक्टिविटी के साथ साथ वो मोबाइल जब बस निकलेगी वो सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके इस प्रकार से कंप्यूटर में सहयोग होगा। दूसरी तरफ 94 विद्यालय 94 स्कूल ऐसे हैं जिन विद्यालयों को हम 5 कंप्यूटर से ऊपर कंप्यूटर दे रहे हैं। यानी कि हमारी एक अवधारणा है विभाग की और उत्तराखंड सरकार की कि चंपावत में प्रत्येक विद्यालय में जो है कंप्यूटर लैब है। और कल ही SCI बैंक द्वारा भी मुझसे प्रपोजल मांगे गए हैं। उनका ये कहना है कि आप हमें इस प्रकार के प्रपोजल देंगे ताकि हम कंप्यूटर लैब, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आपकी अन्य सुविधाओं से हम आपको आच्छादित कर सकें। वो सूचना भी हम दे रहे हैं। TSDC टिहरी हमें इन चीज़ों में सहयोग कर रहा है, चाहे स्मार्ट क्लास हो, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे कंप्यूटर के रूप में हो। दूसरी तरफ हमारे ONGC उनके द्वारा भी हमसे प्रपोजल मांगे गए हैं, वो प्रपोजल भी हमने उन्हें दिए हैं। इन और हम कहें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इन टाइट फंड से मैं आपको आपके संज्ञान में डालूं कि 2.25 करोड़ रुपया हमें फंडिंग की है पिछले वर्ष, जिसमें से हमारे 15 प्राथमिक विद्यालय सुसज्जित हो चुके हैं और साथ ही ऐसे विद्यालय जिन विद्यालयों को वर्तमान प्रवेश में एक आदर्श विद्यालय के रूप में जाना जा सकता है। हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे जो कार्यक्रम इस प्रकार के होंगे, लोगों का हमें सहयोग प्राप्त होगा। प्रचार प्रसार के रूप में हम अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे। CSR के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार की मदद भी करना चाहे तो हमारा ये सौभाग्य है, हम लोग आपका स्वागत करते हैं। इन्हीं शब्दों के बाद मैं अपने चंपावत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बता रहा था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा अगला प्रश्न आपके लिए यही था कि क्या नई इम्प्लीमेंटेशन या टेक्निक्स होनी चाहिए थी, वो सब आप स्वतः ही हमें अवगत करा चुके हैं सरकारी विद्यालय में। मेरा दूसरा प्रश्न रहेगा आदरणीय श्री महेश मीठा जी के लिए। सर, आज के समय में जहाँ पढ़ने फिर से लोगों की रुचि थोड़ा कम हुई है, ज़्यादातर लोग डिजिटल दुनिया में ही लोग जी रहे हैं। हालांकि किताब कौथिक जैसे आयोजन एक सकारात्मक प्रयास है बच्चों को पुनः किताबों की तरफ मोड़ने के लिए। ऐसे में आप पढ़ने की संस्कृति के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पढ़ने की संस्कृति क्या है और किताब पढ़ने के बच्चों को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमन। किताब कौथिक के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने पढ़ने की संस्कृति की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम यह उठाया है और निश्चित रूप से इसके माध्यम से वातावरण बदलेगा और नई पीढ़ी किताबों के साथ जुड़ेगी, क्योंकि आज बहुत बड़ा संकट हमारे समाज के सामने पढ़ने को लेकर प्रस्तुत हुआ है और विशेष रूप से नई पीढ़ी के सामने। नई पीढ़ी किताबों से दूर होते जा रही है और मोबाइल जीवी या स्क्रीन जीवी होती जा रही है और इसका परिणाम क्या हो रहा है कि उनकी कल्पनाशीलता और चिंतनशीलता
ये लगातार घट रही है और यहाँ तक देखने को मिल रहा है कि बच्चे की जो अवलोकन की क्षमता होती है, जिसको सीखने की सबसे पहली सीढ़ी माना जाता है कि बच्चा सबसे पहले अपने आसपास को सूक्ष्म रूप से अवलोकित करता है, वो पांचों इंद्रियों से अपने आसपास को महसूस करता है। लेकिन वो कब महसूस करेगा? जब उसको इस बात का अवसर मिलेगा या वो अपने आसपास को देखने की कोशिश करेगा। लेकिन आज का बच्चा, आज की पीढ़ी वो स्क्रीन में इतनी ज़्यादा संलग्न हो चुकी है कि उसके पास अपने आसपास क्या घट रहा है इसकी भी जानकारी नहीं है। वो अपने आसपास की दुनिया से बिल्कुल अनभिज्ञ हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी इसको कह सकते हैं और बहुत बड़ा संकट भी इसे कह सकते हैं। और जब बच्चे के अंदर कल्पनाशीलता नहीं रहेगी, वो चिंतन नहीं कर पाएगा, तो जो एक विवेकशील मस्तिष्क के निर्माण की बात कही जाती है या जो आज की शिक्षा ज्ञान निर्माण पर बहुत ज़्यादा जोर देती है, वह ज्ञान निर्माण संभव हो ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है कि बच्चों को अवलोकन की ओर बढ़ाया जाए, इस दक्षता को उनकी बढ़ाया जाए, अपने आसपास को देखें, अपनी दुनिया को अनुभव करें, क्योंकि जितने जीवनानुभव हमारे पास अधिक होते हैं, हमारा ज्ञान निर्माण उतना ही अधिक सशक्त होता है, उतना ही हम सीखते हैं। लेकिन ये अवसर लगातार घट रहे हैं, इसलिए हमें इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। और जहाँ तक अनुभवों का सवाल है, हम दो तरीके से अनुभव प्राप्त करते हैं। पहला तरीका होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से जीवन को देखते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, और दूसरा तरीका होता है हम अध्ययन के द्वारा नए नए अनुभव ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभवों की अपनी सीमा होती है। एक व्यक्ति सीधे पूरी दुनिया को यात्रा करके या प्रत्यक्ष रूप से लोगों से मिलकर नहीं समझ सकता है, तो उसका विकल्प होता है किताबें। किताबें हमें नए अनुभवों से रूबरू कराती हैं, और जब जितने अधिक हमारे पास अनुभव होते हैं, जितना बड़ा हमारा अनुभव संसार होता है, उतना बेहतर हम दुनिया को समझ पाते हैं। मैं एक प्रतीक का इस्तेमाल बहुत बार करता हूँ कि एक बच्चा खिड़की में बैठा है और बाहर की दुनिया को देख रहा है, एक दूसरा बच्चा है जो आंगन में खड़ा है और बाहर के दृश्यों को देख रहा है। यदि आप पहले बच्चे से कहें कि आप बाहर के दृश्य का चित्रण कीजिए, तो आप पाएंगे कि उस बच्चे के चित्रण में वह दुनिया नहीं हो सकती है जो आंगन में खड़े बच्चे के द्वारा जो चित्रण किया जाएगा या जो वर्णन किया जाएगा। तो इस रूप में ये क्यों हुआ? क्योंकि उसके बाहर वाले बच्चे के पास एक बड़ा अनुभव संसार है, वो देख रहा है दुनिया को, बाहर से वो आकाश भी देख रहा है, वो चारों दिशाओं को भी देख रहा है। खिड़की में बैठा हुआ बच्चा केवल एक सामने के दृश्य को देख पाएगा, हो सकता है उसके दृश्य, आसमान का दृश्य उसमें आए ही नहीं। तो ये अंतर है। हमारी पाठ्य पुस्तक खिड़की की तरह है, और हमारी इतर पुस्तकें जो अन्य किताबें हैं वो आंगन की तरह हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो जो आंगन में खड़ा है उसका ज्ञान निर्माण या ज्ञान का सृजन ज़्यादा बेहतर कर पाएगा। आज हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था खिड़की में बच्चे को बैठा रही है, आंगन के दृश्य देखने के उसको अवसर नहीं दे पा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तक ही नहीं, अन्य पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, उनको पढ़ने के अवसर देने चाहिए। अब सवाल उठता है कि कैसे संभव होगा, क्योंकि यहाँ बैठे तमाम लोग इस बात से सहमत होंगे कि निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, बच्चों को इतर पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए। पर ये हो कैसे? सवाल आता है कि बच्चे तो पाठ्य पुस्तक ही नहीं पढ़ देते हैं, आप बात कर रहे हो दूसरी किताबों के पढ़ने की। तो दरअसल इसमें दोष बच्चों का नहीं है, इसमें दोष नई पीढ़ी का नहीं है। सवाल आता है कि हम किताबें कितना पढ़ रहे हैं। हम बड़े जब तक उनके सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे,
तो बच्चे किताबों की ओर नहीं आ सकते हैं। आज यदि स्क्रीन जीवी बच्चा हो गया है तो उसके पीछे भी कारण देखिए आप। यदि माता पिता या अभिभावक हर समय उनके हाथों में बच्चा मोबाइल देखता है, हर समय माँ या पिताजी टीवी के सामने बैठे होते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चा भी वही करेगा, उसी का अनुकरण करेगा। तो पहला सुधार तो हमें अपने पर करना पड़ेगा कि हमें अपने घर में ऐसा वातावरण सृजित करना होगा जहां बच्चे किताबों से दोस्ती कर पाएं। हमारे घरों में क्या किताबों के लिए कोई स्थान है? क्या कोई किताबों का कोना हमारे घर पर है? क्या कोई लाइब्रेरी हमारे घर में है? क्या कोई नई किताबें कितनी हमारे घर पर आती हैं? ये सोचने वाली बात है। हम अखबार के अलावा कितनी किताबों को घर पर लाते हैं और कितना हम उनको पढ़ते हैं। यदि हम नहीं पढ़ते हैं तो हम नई पीढ़ी से ये अपेक्षा कैसे कर पाएंगे? और ये अनुभव से मैं इस बात को कह रहा हूँ, जिन घरों में किताबें आती हैं, इसका उदाहरण मैं इस रूप में दे सकता हूँ कि पिछले दिनों हम शैक्षिक दखल के 3 अंक हम निकाल चुके हैं जिनका विषय है मेरे जीवन में पुस्तकालय। और उसमें हमने देश भर के तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे लोगों के अनुभव आमंत्रित किए जो अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि रखते हैं, जिसमें देवेंद्र मेवाड़ी, शेखर पाठक या और भी प्रशासनिक लोग हैं, उसमें फिल्म के लोग हैं, उसमें अन्य क्षेत्रों के लोग हैं। तो तमाम लोगों के अनुभव में कि उनका पुस्तकालय से कैसे जुड़ाव हुआ या किताबों से कैसे वो जुड़े, तो सब में एक कॉमन बात मुझे देखने में यह आई कि उनके घरों में पुस्तकालय या पुस्तकों की जगह थी, उनके घर में पुस्तकें थी, इसलिए वो पुस्तकों से जुड़ पाए। वो धार्मिक पुस्तकों से, अधिकांश लोगों ने कहा कि हमने सबसे पहले धार्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू किया क्योंकि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी या हमारी अम्मा या माता जो है बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और धार्मिक साहित्य हमारे घर में आता था और वहाँ से हमने पढ़ने की शुरुआत की। और धीरे धीरे फिर यह पढ़ना केवल धार्मिक पुस्तकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य अनुशासनों की किताबें भी हम पढ़ने लगे, हम साहित्य पढ़ने लगे, हम उपन्यास पढ़ने लगे, कहानियाँ पढ़ने लगे, इतिहास, संस्कृति और अन्य अनुशासनों तक इस तरह से हम पहुँचे और आज तक हमें वो पढ़ने की आदत हमसे दूर नहीं हुई। और जब हम पढ़ने की संस्कृति की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इस शब्द पर को साफ करना चाहता हूँ क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, लेकिन आखिर इसका आशय क्या है? जब हम पढ़ने की संस्कृति कहते हैं तो इसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि हम परीक्षा के लिए पढ़ने की बात करते हैं, हम रोजगार के लिए पढ़ने की बात करते हैं, बिल्कुल नहीं। वो तो पढ़ते ही हैं और पढ़ रहे हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नई पीढ़ी बिल्कुल पढ़ नहीं रही है, प्रतियोगी साहित्य वो पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जिस पढ़ने की बात कर रहे हैं वो उससे और बड़े फलक की बात है। और जब हम संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति क्या है पहले हम इसको समझें। संस्कृति हमारे जीवन में सुबह से शाम तक, हमारे जन्म से मृत्यु तक जो तमाम तरह की परिघटनाएं हैं, तमाम तरह की हमारी आदतें हैं, जो हम एक बिना किसी प्रयास के सुबह से शाम तक जो दिनचर्या है हमारी, क्या हम कभी उसके बारे में पहले सोचते हैं हमें ऐसा करना है? ना, हमें वो स्वाभाविक रूप से हम उस प्रक्रिया में ढले होते हैं। हम सुबह उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, मंजन कर रहे हैं और अन्य गतिविधियाँ कर रहे हैं, और वो गतिविधियाँ जब हम नहीं करते हैं तो हमें बेचैनी होती है। तो क्या ऐसी आदत हमारी पढ़ने की भी है? क्या पढ़े बिना हम बेचैन होते हैं? और यदि हम बेचैन होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर आदत है और हम उस संस्कृति में ढल गए हैं। तो ये कैसे हो हमारे समाज में, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे ही देश में ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पढ़ने की इस तरह की संस्कृति है, जहाँ केवल जानने के लिए पढ़ा जाता है,
कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ हम ये नहीं कि इसको पढ़ने के बाद हमें अच्छा रोजगार मिल जाएगा, अच्छे अंक मिल जाएंगे, ये नहीं। ये जरूरी है, ये मैं मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे आगे जाने की जरूरत है। हम आनंद के लिए, हम नया जानने के लिए, हम एक्सप्लोर करने के लिए कितना पढ़ रहे हैं। तो कैसे हमारे समाज में ये संस्कृति विकसित हो, इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैंने कहा कि सबसे पहले अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। हमें अपने घर में किताबों को स्थान देना पड़ेगा। उन किताबों को भी जो सीधे सीधे न रोजगार दिला रही हैं, न कोई पाठ्य पुस्तक में पढ़ने का या परीक्षाएं स्कूली उसमें परीक्षाओं में अंक दिला रही हैं, बल्कि उसके इतर जो साहित्य, संस्कृति, इतिहास, जिसको जानना हमारे संवेदनाओं का विस्तार करता है। आज हम रोबोटिक इंसान तैयार कर रहे हैं अपनी शिक्षा के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसमें संवेदनाओं के विस्तार के अवसर तो है ही नहीं। उस तरह का साहित्य तो हमें पढ़ने को मिलता ही नहीं है, तो कैसे होगा? और दूसरी ओर स्कूल में भी जो शिक्षक साथी हैं, उनके लिए भी मेरा अनुरोध होगा कि भाई स्कूल में भी बच्चों को पढ़ने की आदत लगाने के लिए हमें पहले तो खुद पढ़ना पड़ेगा। हम साल में कितनी नई किताबें खरीद रहे हैं, कितनी नई किताबें पढ़ रहे हैं। यदि हम नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चों को हम क्या सुझा सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि हम खुद पढ़ें। बच्चों से कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके बाद पढ़ो। आप यदि किताबों से जुड़े हैं, बच्चे खुद आपका अनुकरण करते हैं। आप रख दीजिए घर में किताबें, आप देखेंगे एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हो सकता है सप्ताह भर तक बच्चे न खोलें, लेकिन धीरे धीरे वो किताब एक दिन खोलेंगे और उस दिन हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक पढ़ें जो उनको लगा आगे पढ़ने के लिए प्रेरित कर जाए। तो सवाल है, आप एक वातावरण सृजित करने वाले हैं। विद्यालयों में, अधिकांश विद्यालयों में आप देखिए क्या हो रहा है। पिछले दिनों हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कहीं इस क्षेत्र में गए होंगे, तो उनका क्या कहना था कि भाई मैं जितने विद्यालय में जा रहा हूँ, पुस्तकालय में ताले लगे हुए, एक्टिव ही नहीं है हमारे पुस्तकालय। जब तक हमारे विद्यालयों में पुस्तकालय एक्टिव नहीं होंगे, लगातार बच्चे वहाँ पर नहीं आ रहे होंगे, किताबें नहीं ले जा रहे होंगे, तो कैसे उनके अंदर पढ़ने की आदत? और एक बहुत शानदार तरीका मैं आप लोगों को एक टिप्स के रूप में अपने अनुभव के आधार पर दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगातार पिछले 30 सालों में इस क्षेत्र में काम करते हुए, केवल अपने विद्यालय में नहीं, बाहर भी, तो ये कुछ अनुभव मुझे सीखने को मिले हैं, वो मैं केवल बांटना चाह रहा हूँ आपके साथ। आप देखिएगा, जिस भी किताब की कभी आप चर्चा कर देते हैं, अपने स्टाफ में कर लीजिए, अपने घर के अंदर कीजिए, यदि आप किसी किताब की चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से आपका बच्चा उस किताब को पढ़ना चाहता है। आप पढ़ाते हुए किसी किताब का जिक्र कर देते हैं, उस किताब के बारे में 2-4 पंक्तियां बोल देते हैं, उसमें क्या है ये बता देते हैं, आपका बच्चा पुस्तकालय पहुंच जाता है, सर मुझे ये वाली किताब दीजिए। और ये आए दिनों मेरे साथ होता है, इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ। और यहाँ पर हमारे मित्र पंचदेव पांडे जी बैठे हैं, वो देवलथल में पहले वहाँ पढ़ाते थे, अब यहाँ बापरू में हिंदी के शिक्षक हैं। तो उनके साथ क्या हुआ, कक्षा 9 में जब वो हिंदी पढ़ा रहे थे, तो एक दिन उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है आज़ादी मेरा ब्रांड, आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी। ये बहुत ऐसा संस्मरण है जो लड़कियों को और महिलाओं को तो विशेष रूप से पढ़ना चाहिए। उनके अंदर एक प्रेरणा, ताकत देने वाली किताब है, यात्रा वृत्तांत है ये। उस यात्रा वृत्तांत का जिक्र हमारे मित्र पांडे जी ने अपनी क्लास में किया, और उसके बाद उनकी क्लास की तमाम छात्राएं मेरे यहाँ पुस्तकालय में किताब मांगने पहुँच गई। और ये स्थिति हो गई कि मुझे बार बार बच्चों को कहना पड़ा कि भाई वो कोई दूसरा ले गया, तीसरा ले गया, क्योंकि वो किताब वहाँ कभी लौट ही नहीं पाती थी, इतने बच्चों के हाथों में चली गई। उनकी क्लास के अधिकांश बालिकाओं ने वह किताब पढ़ डाली। और ये चमत्कार कैसे हुआ? ये केवल उस शिक्षक द्वारा उस किताब की चर्चा कक्षा में कर देने से। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं, उन्होंने केवल उस किताब की चर्चा की और बच्चों को प्रेरणा दी, और बच्चे पढ़ने लगे। ऐसे ही मैंने एक किताब का जिक्र मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। आर डी सैनी हैं,
जो राजस्थान साहित्य वहाँ के अखिल भारतीय वो जो आयोग होता है, चयन आयोग, उसके अध्यक्ष पद से रिटायर व्यक्ति हैं R.D. सैनी। यूं बदलती हैं किताब, तो ये उसका शीर्षक है। इस किताब का जिक्र मैं अक्सर किया करता हूँ और मैंने अपने विद्यालय में भी किया, अपने स्टाफ के बीच और अपने बच्चों के बीच। तो बहुत सारे शिक्षक साथियों ने उस किताब को पढ़ा, बच्चों ने पढ़ा और 50 प्रतियां मुझे उस किताब की मंगानी पड़ी लोगों को बांटने के लिए, देने के लिए। और वो किताब निश्चित रूप से आप भी, मैं यहाँ पर सलाह देना चाहूँ क्योंकि इतने विस्तार से बताने का समय नहीं है कि किताब बच्चों को आखिर पाठ्य पुस्तक से इतर किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। यदि उसका जवाब आप चाहते हैं तो R.D. सैनी की इस किताब को पढ़िए। आप इस आत्मकथात्मक उपन्यास है ये उनका, इसको पढ़िए और आपको इसका जवाब मिलेगा। तो बातें तो इसमें बहुत सारी हो सकती हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है कि हमें वातावरण देना होगा, हमें अपने मोहल्ले में पुस्तकालय संचालित करने होंगे, हमें बच्चों के बीच इसको लेकर बात, और हमारे सेवी क्षेत्र में जहाँ मैं शिक्षक हूँ वहाँ हमारे बच्चे अपने गांव में लाइब्रेरी संचालित कर रहे हैं। जो कक्षा 7, 8, 9, 10, 12 तक के बच्चे जो हैं गांव में पुस्तकालय चला रहे हैं, उसको खोल रहे हैं। उसमें वहाँ केवल पुस्तकों का आदान प्रदान ही नहीं हो रहा है या वहाँ आकर बच्चे किताब ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि वह गतिविधि केंद्र बन गए हैं। और ये भी मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि केवल पुस्तकालय खोल देने से भी काम नहीं चलने वाला है, उनको गतिविधि सेंटर के रूप में डेवलप करने की आवश्यकता है। वहाँ पर समय समय पर कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती रहें जो बच्चों को अंततः पुस्तकालय से जोड़ें, पुस्तकों से जोड़ें। या विद्यालय में भी जो पुस्तकालय हैं उन पुस्तकालयों में भी लगातार ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए पुस्तकालयों से जुड़ी हुई, जिससे बच्चे पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो जैसा दीप्ति जी ने पूछा कि भाई क्या किया जाना चाहिए, तो फिलहाल मैं क्योंकि ज़्यादा लंबा सत्र नहीं खींचा, मैं अपनी बातों को इस प्रश्न के संदर्भ में यहीं पर रोकता हूँ। और आप लोगों की ओर से क्वेश्चन आएंगे तो मैं स्वागत करूँगा, क्योंकि इस क्षेत्र में जो मेरा अनुभव रहा है पिछले 30 सालों का, बहुत खट्टे मीठे अनुभव हैं। और यदि आप उन अनुभवों को जानना चाहेंगे तो मैं शेयर करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार बात कही।